बच्चों कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया है ना। चलिए, सो आज हम लोग एक स्पेशल प्लांट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड दिस प्लांट इट इटसेल्फ फॉर्म्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इन द प्लांट किंगडम। ठीक है, क्यों? बिकॉज दिस इज हैविंग एन इमेंस इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ओके, along with that, this plant it can act as that of a very important food source also for other animals also. Okay, along with that there are lots of other importances also जो हम लोग gradually डिस्कस करेंगे। नाम से देखने से आप लोग समझ जा रहे हो, हम लोग आज एक बेसिक जनरल इंट्रोडक्टरी कुछ फीचर्स देखने वाले हैं। किसके लिए? ब्रायोफाइट्स का कुछ इंट्रोडक्टरी फीचर्स को हम लोग देखने वाले हैं, जिसका मेन एग्जांपल जो अपने पास में आता है वो है मोसेस। आप सब लोगों ने सोचा होगा और आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि एल्गे एंड मॉस, ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों ऑर्गेनिजम्स आई वुड से दैट इनमें थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? ग्रेनिश इन कलर, है ना। बट मैं अगर डिसिमिलरिटी के बारे में बात करूं, क्या क्या डिसिमिलरिटी आ सकता है? मेनली आप अगर एक एल्गल ऑर्गेनिज्म को अगर आप ग्रो करते हुए देखते हो तो एल्गल ऑर्गेनिज्म इट ऑलवेज रिक्वायर्स एन एम्पल अमाउंट ऑफ द वाटर। बट वहीं पर ही ब्रायोफाइट के यहाँ पर डिफरेंशिएशन आ रहा है। कैसे? इफ वी आर कंसिडरिंग अबाउट अ मॉस डजंट रिक्वायर्स एन एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, मॉस ऐसे एरिया में ग्रो करता है, ऑब्वियसली रेनी सीजन के बाद भी हम लोगों को मॉस देखने को मिलता है। मॉस ऐसी जगह में ग्रो करता है जहां पर मॉइस्चर तो है, बट लैंड कंडीशन भी अच्छे तरीके से वो वहां पर एग्जिस्ट करता है। ओके, इवन इफ यू टचिंग द algae itself it will give us always a slimy feeling, especially the green algae, वो हमें एक slimy kind of feeling वो हमें देता है। बट अगर हम लोग एक मॉस के बारे में बात करते हैं तो मॉस इट ऑलवेज गिव्स अस अ कारपेट काइंड ऑफ द अपीयरेंसेस इटसेल्फ। ऐसा क्यों? वो हम लोग ग्रेजुअली अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद में। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक जनरलाइज्ड फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करना चालू करेंगे। जनरल स्ट्रक्चर्स, जनरल फीचर्स के बारे में डिस्कस करना चालू करेंगे। मॉसेस का, ब्रायोफाइट्स का, ओके नॉट मॉसेस, इन जनरल ब्रायोफाइट्स का हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चरल फीचर्स में क्या क्या स्पेशलिटीज है, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो वहीं पर अगर हम लोग सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के लिए बात करते हैं, ब्रायोफाइट के रेस्पेक्ट में हम सबसे पहले ब्रायोफाइट को एक इंपॉर्टेंट टैग नेम से ऑलवेज वी यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट एज, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? वी आर ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग दीज ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। नाउ इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट लैंड कंडीशन में तो पाया ही जाता है। साथ ही साथ इन प्लांट्स को दे रिक्वायर वाटर। व्हाई दे रिक्वायर वाटर? दे रिक्वायर वाटर बिकॉज दे रिक्वायर वाटर मेनली फॉर दैट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उनके जो गैमेट्स होते हैं, वो गैमेट्स आई वुड से दैट गैमेट्स को एक दूसरे से फ्यूज करने के लिए, एक दूसरे की ओर पहुंचने के लिए दे रिक्वायर्स दैट ऑफ द वाटर। दैट मींस फर्टिलाइजेशन के लिए दे रिक्वायर्स वाटर। And for that reason, as because these plants are found in land also, along with that they are requiring water also, we are representing it as that of a amphibians of the plant kingdom. Moreover, अगर हम लोग देख लेते हैं तो these plant, even we are representing these plants also as that of having a thalloidal kind of that of the structure. Now थैलोइडल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जा रहा है? मतलब आपको मालूम है थैलस, थैलस मतलब एक अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर। मतलब क्या? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर में द बॉडी इज नॉट बीइंग डिफरेंशिएटेड इनटू दैट ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, ऐसे करके बॉडी जो है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक अनडिफरेंशिएटेड काइंड ऑफ दैट ऑफ द स्ट्रक्चर इटसेल्फ। तो जिसकी वजह से उसको हम लोग एक थैलोइडल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम लोग थैलोइडल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं तो algae it always lacks true leaves. I'm sorry, the mosses, the bryophyte, it always lacks true leaves. And then I would say that the stem as well as that of the roots. Stem, leaves and roots वो हमेशा यहाँ पर वो मिस आउट करता है। इट इज नॉट हैविंग दिस काइंड ऑफ दैट ऑफ द स्ट्रक्चर, सो जिसकी वजह से हम लोग इसको थैलोइडल स्ट्रक्चर हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, Now, along with that of the thalloidal structure, NCERT में एक स्पेशल वर्ड को इन्होंने मेंशन करके रखा है। NCERT के टेक्स्ट बुक में they are prostrate, or we can represent them as that of, they can show that of the erect structure also. वो prostrate as well as erect structure को वो शो करते हैं, मतलब सीधा।
ओके, दे यूज्ड टू शो दैट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ओके, समझ में आया? फाइन। नाउ इफ यू सेइंग अबाउट दैट ऑफ द हैबिटेट, हमें हमेशा एक चीज याद रखना है, ब्रायोफाइट्स के ग्रोथ के लिए इट ऑलवेज रिक्वायर्स अ कूलर काइंड ऑफ द हैबिटेट इटसेल्फ, मतलब जहां पर मॉइस्चर तो प्रेजेंट है, जहां पर पोल्यूशन बहुत कम है, ओके, बहुत ज्यादा पोल्यूशन कम है, along with that of a cool environment, a colder environment की हमेशा इसको जरूरत होता है। मोस्टली दे आर फाउंड इन दैट ऑफ द लैंड कंडीशन इटसेल्फ, बट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्टिलाइजेशन एटसेट्रा के लिए दे विल बी ऑलवेज रिक्वायरिंग वाटर। ओके, सो वी कैन सी दैट जनरली ब्रायोफाइट्स का एक्सेसिव वे में ग्रोथ जो है हम लोग वो रेनी सीजन के बाद हम लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा वे में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, फाइन। फर्दर अब देखो एक चीज याद रखो, ब्रायोफाइट्स वगैरह का इवन अगर हम लोग सबसे ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ भी अगर हम लोग देखेंगे ना, तो हमारे कंट्री में जैसे हिली एरियाज जो है, ओके, जैसे हिली एरियाज जो हो जा रहे हैं जहां पर कोल्डर एनवायरमेंट है, ओके, पानी से नजदीक भी वो वहां पर प्रेजेंट है, वी कैन इवन सी द प्रेजेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स ग्रोइंग ओवर देयर आल्सो। अब ब्रायोफाइट्स में ऐसे बहुत सारे ब्रायोफाइट्स भी इवन हैं जो एक्वाटिक एनवायरमेंट में भी ग्रो करता है, बट वो काफी लेस है, बट दे यूज्ड टू ग्रो इन द एक्वाटिक एनवायरमेंट आल्सो। ओके, फाइन। अब अगर हम लोग स्ट्रक्चरल फीचर्स के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे, तो हम लोग तो सबसे पहले ये बोल सकते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं, दीज प्लांट्स आर नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स। आपको याद रखना है कि ये जो प्लांट्स हैं ये बिल्कुल नॉन वेस्क्यूलर है, मतलब क्या, इन प्लांट्स के अंदर में दे डू शो एन एब्सेंस ऑफ दैट ऑफ द वेस्क्यूलर टिश्यूज। इनके अंदर में जाइलम एंड फ्लोएम नहीं रहता है, they do show the absence of the vascular tissues, तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन जो है वो इनके अंदर में ऑकर करता है। Along with that of what, along with that of we can even say कि these plants they are also even shows the absence of that of any kind of that of the mechanical tissues also. These plants they even shows the absence of that of mechanical tissues. Now what do you understand by mechanical tissues? जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जो भी ऐसे टाइप के टिश्यूज जो प्लांट के स्ट्रक्चर को एक सपोर्ट करे, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, ऐसे टाइप के टिश्यूज को वी यूज्ड टू रिप्रेजेंट देम एज दैट ऑफ द मैकेनिकल टिश्यूज इटसेल्फ। ओके, सो दीस प्लांट्स दे शोज द एब्सेंस ऑफ दैट ऑफ द मैकेनिकल टिश्यूज। ओके, इन दैट केस इसमें कोई भी मैकेनिकल टिश्यूज वगैरह इनमें प्रेजेंट होके इनमें नहीं रहता है। ओके, फाइन, बहुत बढ़िया। So now we can say that these plants they are photosynthetic in nature. ये जो plants हैं, इन plants में ये फोटोसिंथेटिक वाले होते हैं। एंड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन प्लांट्स में ना तो ट्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट प्रेजेंट होके रहता है, बट इन प्लांट्स में रूट्स के जगह पे, इन प्लांट्स में आपको याद रखना है roots के जगह पे these plant they may consist of that of certain branched kind of that of the structure, जिस branch kind of structures को we are representing it as that of the rhizoids। इनमें एक स्पेशल ब्रांच्ड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होके रहता है जिसको हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं। अब ये जो राइजोइड्स है बेटा, आपको याद रखना है, हमेशा याद रखो, राइजोइड वर्ड जब भी आए, राइजोइड का मतलब हो जाता है रूट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इट ऑलवेज मीन्स अबाउट दैट ऑफ अ रूट लाइक स्ट्रक्चर इटसेल्फ। तो अगर हम लोग राइजोइड्स के बारे में देखते हैं, तो राइजोइड्स इट कैन बी अ यूनिसेलुलर राइजोइड as well as it can be that of the multicellular rhizoids also। यूनिसेलुलर राइजोइड्स और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के हिसाब से भी वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है। ठीक है ना बेटा, यूनिसेलुलर राइजोइड्स आपको याद रखना है, जो लोअर ब्रायोफाइट्स हो गए, उन लोअर ब्रायोफाइट्स के अंदर में यूनिसेलुलर राइजोइड्स का प्रेजेंस होता है, जो हायर ब्रायोफाइट्स हो जाता है उनके अंदर में मल्टीसेलुलर राइजोइड्स का प्रेजेंस इनमें होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये इनका एक इन जनरल एक स्ट्रक्चरल फीचर्स इनमें आ गए। अब हम लोग इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फीचर्स, अगर आप याद रखो, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, तो इन प्लांट्स के अंदर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन वगैरह के प्रोसेस से मेनली हमें दिखता है। अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स में इनमें जो इनका लाइफ स्टेज है, जनरेशंस हैं, इनमें प्रीडोमिनेंटली वो गैमेटोफाइटिक जनरेशंस के बारे में ये शो करता है। ये शोज द गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर्स इन देम as that of a predominant manner।
ओके। एंड मोर ओवर अगर हम लोग देखेंगे तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर में दे डू शोज टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। जो सबसे पहला वाला जो सेक्स ऑर्गन इनमें आता है उस तरीके के सेक्स ऑर्गन को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज एंथेरिडियम। एंड जो दूसरा वाला जो टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन जो आता है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द आर्कीगोनियम। एक सेक्स ऑर्गन आ गया जिसको हम लोग बोल रहे हैं द एंथेरिडियम, दूसरे वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज दैट ऑफ द आर्कीगोनियम इटसेल्फ। अब अगर हम लोग एंथेरिडियम देखते हैं, एंथेरिडियम क्या है, इट इज ऑलवेज द मेल सेक्स ऑर्गन। एंड ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसका काम क्या हो जाता है कि दिस इज, देखो मैंने पहले ही बता दिया कि दीज आर कंप्लीटली अ गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। मतलब क्या, इनकी जो ये सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे ना, वो सेक्स ऑर्गन्स भी वो हैप्लॉइड वाले होंगे। आपको शायद याद होगा मैंने पहले ही आपको लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया था, गैमेटोफाइटिक वर्ड कहीं पर भी हम लोग अगर ऐड करेंगे तो उसका मतलब हैप्लॉइड, एंड स्पोरोफाइटिक वर्ड हम लोग अप्लाई करेंगे तो डाइप्लॉइड। आप याद रखिएगा बच्चों, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट के बीच में डिफरेंसेस वाला एक सेशन भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, ताकि ये जो पॉइंट्स है वो आपके लिए और ज्यादा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो ओके, कि जब भी हम गैमेटोफाइट्स के बारे में बात करेंगे इसका मतलब आ जा रहा है कि इट स्टैंड्स फॉर दैट ऑफ द हैप्लॉइड स्टेज, एंड स्पोरोफाइटिक का मतलब आ जाएगा द डाइप्लॉइड स्टेज। ठीक है ना। सो ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है, दिस ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ बाइफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर, मतलब दो फ्लैजेला वाला स्ट्रक्चर का ये प्रोडक्शन करता है। एंड वो जो बाइफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर आ जाता है वो बाइफ्लैजेलेटेड, दे आर देयर गैमेट्स। ओके। एंड वो जो गैमेट्स आ जाते हैं उन गैमेट्स को वी कैन रिप्रेजेंट देम एज दैट ऑफ द एंथेरोजोइड्स। क्या बोलेंगे उनको हम लोग, उनको हम लोग बोलेंगे द एंथेरोजोइड्स। ओके। देन नेक्स्ट अपने पास में आता है आर्कीगोनियम। अगर हम लोग आर्कीगोनियम देखते हैं तो आर्कीगोनियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर व्हिच इज हैविंग अ टिपिकल फ्लक्स शेपेड स्ट्रक्चर, which is having a typical flux shaped structure, ऐसे करके भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, typical flux shaped structure, जिसके अंदर में इसका फीमेल गैमेट जो है which is remaining present itself. Okay, fine. So अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो एंथेरोजोइड्स हैं, now these एंथेरोजोइड्स in order to reach that of the female gamete itself, it requires water. In order to reach that of the फीमेल गैमेट इटसेल्फ, इसको क्या चाहिए, इसको पानी की जरूरत है। अब पानी में ये एंथेरोजोइड जो है वो फ्लोट करते करते इट रीचेस टुवर्ड्स द आर्कीगोनियम। जैसे ही आर्कीगोनियम के यहाँ पर जाता है, जाने के बाद एग एंड ये जो एंथेरोजोइड्स है ये दोनों फ्यूज करेंगे। एंड जैसे ही ये फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद इट विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ अ 2n स्टेज, जिस 2n स्टेज को वी आर representing it as that of the zygote, that is the diploidic stage। देखो अभी तक जो हो रहा था वो हैप्लॉइड स्टेज था, तो ये जो हैप्लॉइड एंथेरोजोइड्स है वो पानी में तैरते तैरते एग के नजदीक पहुंचा, एग के साथ जाके वो फ्यूज किया, एंड फ्यूज करने के बाद वो यहाँ पर एक जाइगोट का फॉर्मेशन किया विच इज एक्चुअली द डाइप्लॉइड इटसेल्फ। ठीक है। एंड ये जो डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो डाइप्लॉइड अब वो यहाँ पर क्या काम करेगा, अब वो यहाँ पर माइटोसिस करेगा। ये इमीडिएटली अभी ये मियोसिस नहीं करेगा, ये जाइगोट जो है वो जाइगोट इमीडिएटली मियोसिस करके वो यहाँ पर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। rather what it will be doing, जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, आर्कीगोनियम के अंदर में ही। तो अब वो जाइगोट जो है वो अपने में डिवाइड करके it will result to the formation of that of or it will result to the formation of that of a structure, जिसको we will be representing it as that of a sporophyte, which is a complete diploid structure। समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ। सो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि ये जो गैमेटोफाइट्स थे वो गैमेटोफाइट्स अभी क्या किए, गैमेट्स बनाया, वो गैमेट्स पानी में फ्लोट किया, फ्लोट करते करते वो कहाँ पहुंचा, वो फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर की ओर पहुंचा। यहाँ पर पहुंचने के बाद एंथेरोजोइड्स के साथ एग का यहाँ पर फ्यूजन हो गया। जैसे ही यहाँ पर जस्ट मेरे पॉइंट को ध्यान से समझ के रखो बेटा, ओके ये पूरा ही हैप्लॉइड वाला स्ट्रक्चर है। तो ये जो यहाँ पर हैप्लॉइड वाला स्ट्रक्चर है, ये जो ये गैमेट्स बना रहा है, वो गैमेट वो यहाँ पर कैसे बना रहा है, वो गैमेट वो यहाँ पर माइटोसिस से बना रहा है ना।
तो अब ये माइटोसिस से बना के अब यही जो गैमेट है वो यहाँ पर फ्यूज कर रहा है, अल्टीमेटली वो हमें यहाँ पर जाइगोट दे रहा है, एंड जाइगोट देने के बाद ये जो डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर है, अब वो डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर फर्दर माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके ये यहाँ पर स्पोरोफाइट बनाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। अब आपको याद रखना है कि ये जो स्पोरोफाइट है वो स्पोरोफाइट या तो टोटली या तो सेमी पैरासाइट मतलब सेमी डिपेंडेंट होता है, या तो टोटली या तो सेमी डिपेंडेंट, पार्शियली डिपेंडेंट हो जाता है किसके ऊपर में, ये आर्किगोनियम के ऊपर में। ओके, मतलब जो फीमेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर में वो यहाँ पर डिपेंडेंट हो जाता है। इसके बारे में हम लोग बाद के नेक्स्ट सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से वो डिपेंडेंट हो जाता है, बट फिलहाल के लिए हमें ये याद रखना है कि ईदर इट कैन बिकम टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन दैट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड फिर ये जो स्पोरोफाइटिक है, ये स्पोरोफाइट के कुछ सर्टेन सेल्स जिनको हम लोग वी कैन रिप्रेजेंट देम एज दैट ऑफ द स्पोर मदर सेल, जो कि डाइप्लॉइड वाला है। तो ये डाइप्लॉइड वाला स्पोर मदर सेल अब ये क्या काम करेगा, नाउ दिस विल बी डूइंग मियोसिस, अब ये मियोसिस करेगा, एंड मियोसिस करके इट विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ द हैप्लॉइड स्पोर। ये क्या बनाएगा, अब ये यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करवा देगा। सो क्या हो गया, यहाँ पर ये जाइगोट था, ये माइटोसिस किया, माइटोसिस करके ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन किया। स्पोरोफाइट जो है, अब उस स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर के अंदर में स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है। ये जो स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है वो स्पोर मदर सेल्स अभी वो मियोसिस कर रहा है, एंड जैसे ही वो यहाँ पर मियोसिस कर रहा है, मियोसिस करके वो यहाँ पर एक स्पोर का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे ही वो यहाँ पर एक स्पोर का फॉर्मेशन कर दिया, अब यही स्पोर फार्दर अपने में डेवलप करेगा, वो फार्दर अपने में जर्मिनेट किया, एंड जर्मिनेट करके इट विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ द गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। ओके बेटा, समझ में आया सबको। दैट मीन्स व्हाट, अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल ओवरऑल में जो ब्रायोफाइट्स है वो ब्रायोफाइट एक हैप्लॉइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एक गैमेटोफाइटिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर शो करता है। ठीक है, अब ये गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर का प्रेजेंस जैसे ही वो शो कर रहा है वाया माइटोसिस, इट इज रिजल्टिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, एंड ये जो गैमेट्स हैं वो गैमेट्स एक दूसरे के साथ जाके वो यहाँ पर फ्यूज कर रहा है। जैसे वो यहाँ पर जाके फ्यूज कर रहा है, जाइगोट बना रहा है द 2n स्टेज, एंड फिर वो जाइगोट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, स्पोरोफाइट मियोसिस करके स्पोर बना रहा है, एंड वो ही स्पोर फर्दर जर्मिनेट होके एक नया गैमेटोफाइटिक और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। सो बेटा, यहाँ पर मियोसिस की क्या जरूरत है, मियोसिस इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द स्पोर, जिसके वजह से हम लोग इस मियोसिस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हम लोग इसको बोलेंगे द स्पोरिक मियोसिस इटसेल्फ इन दैट केस। ठीक है बेटा, समझ में आया, क्लियर हुआ एवरीबॉडी। सो इसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द स्पोरिक मियोसिस। सो व्हाट इज स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस मतलब ऐसा टाइप का मियोसिस जो स्पोर बनाने के लिए यूज होता है, उसको हम लोग यहाँ पर स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं। सो क्लियर बच्चों, अब देखो यहाँ पर ये जो टाइप का स्ट्रक्चर आ जा रहा है, इनमें ये जो टाइप का मेटिंग आता है, इवन इसको वी आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ एडवांस्ड oogamous टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ओके, क्लियर एवरीबॉडी, बढ़िया। सो अब अपने पास में हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो ब्रायोफाइट्स है, जो ब्रायोफाइट का ग्रुप है, उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था ब्रायोफाइट के काफी सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस हैं। जैसे सबसे पहला कि इट एक्ट्स एज अ गुड फूड सोर्स फॉर दैट ऑफ लॉट्स ऑफ एनिमल्स एक्सेल, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो एक फूड सोर्स के हिसाब से वो यहाँ पर काम करता है। नाउ कुछ टाइप के ऐसे मॉसेस होते हैं, जैसे मान लेते हैं स्फैग्नम आ गया। ओके, इट इज आल्सो नोन एज दैट ऑफ द पिट मॉस। ओके, दैट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ दैट ऑफ द फ्यूल इटसेल्फ, उसका कंबस्टिव कैपेसिटी उसका काफी हाई होता है, एंड इट इज एक्टिंग लाइक दैट ऑफ अ पिट इटसेल्फ, तो जिसके वजह से हम लोग इवन इसको एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल भी हम लोग इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नाउ जो ब्रायोफाइट्स है, these bryophytes they are showing typical hygroscopic nature। आपको याद रखना है स्पेशली जो मोसेस होता है, they do have typical moisture absorbing nature, जिसको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक नेचर हम लोग इसको बोलते हैं।
as because it can absorb that of the moisture itself, जिस रीजन की वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम लोग एक पैकिंग मटेरियल के हिसाब से which can prevent the like the injury or the shock or anything, as a packing material के हिसाब से हम लोग इसको यहाँ पर यूज करते हैं. So it is acting as that of a transshipment material के हिसाब से वो यहाँ पर यूज होता है. Now these are the organisms which are the first to colonize the rocks, okay, along with the other lichens also. ये सबसे पहले rocks पे colonize करता है. rocks के ऊपर में ये I would say that aggregate होता है, weathering करता है rocks का, rocks को break down करवाने में भी ये यहाँ पर help करता है. Further, it prevents soil erosion. कैसे ये soil erosion को prevent करेगा? मैंने अभी आपको बताया कि ये moisture वगैरह को ये hold करने में help करता है. अगर ये moisture वगैरह को अगर ये hold करने में help कर देगा, so automatically आपके पास में क्या हो जाएगा? Automatically I would say that it will be helping to like to prevent the erosion of the soil itself. It will be helping to make the soil stabilized and वो soil erosion से वो इसको prevent करेगा. ठीक है बेटा, समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? ओके. सो अल्टीमेटली ये एक ऐसे टाइप का प्लांट है जो टाइप के प्लांट में एल्गी के साथ बहुत सारा सिमिलरिटी तो है, बट इसमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फीचर्स भी इसमें बनते हैं. ओके. इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग आने वाले सेशंस में हम लोग और डिस्कस करेंगे. इन द मीनवाइल तब तक आप इसी पार्ट को रिवाइज करिए. आप लोगों को अगर ये सब नोट्स चाहिए, ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो. ओके, यू कैन शेयर योर ईमेल आईडी जिसमें मैं आपको ये जो नोट्स है, मेरे जो नोट्स है, आई कैन शेयर विद यू. ओके, एंड हम लोग और फर्दर वे में और भी क्वेश्चंस वगैरह भी हम आपको शेयर कर सकते हैं एंड फर्दर वे में हम इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. टिल दैट टाइम स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, और इन सब पॉइंट्स को आप रिवाइज करते रहिए. ओके, एंड तब तक वी विल सी फॉर द इन द नेक्स्ट सेशन विल बी सी फर्दर मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. थैंक यू एवरीबॉडी.